नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। पल पल के अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 प्रदेश किसे जनादेश और जनता अपने भाग्य का भी फैसला इसके साथ साथ कर रही है, यानी कि क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि पूर्ण बहुमत मिलता हुआ 3 राज्यों में नजर आ रहा है बीजेपी को। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से 157 सीटों का जिक्र और इस पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, यानी कि 157 वोटों पर आगे चल रही है। अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, कांग्रेस 70 सीटों पर आगे है। ये बड़ी और अहम खबर। तो तेलंगाना में बीआरएस 37 पर आगे चल रही है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल अभी कांग्रेस आगे चल रही है। तेलंगाना में बीआरएस 37 पर आगे है। जितनी तेजी के साथ इस बार चुनावी प्रचार प्रसार रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से वोट की अपील और लगातार योजनाओं का जिक्र और साथ ही विपक्षियों पर एकदम निशाना साधते हुए नजर आए। तो ये कहा जाए 2018 की जो सीख है वो काम आई या उसका असर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान को लेकर भी पूरी कोशिशें, हिंदुत्ववाद का कार्ड, धर्म के नाम पर लगातार प्रचार प्रसार, और इसका कोई काट होता हुआ कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दे उठाए, वो मुद्दे उन आधारों पर अगर देखा जाए तो अभी तक इन 3 राज्यों में, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश का अगर खासतौर पर जिक्र किया जाए तो बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। बीजेपी लीड पर है। 70 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें, तेलंगाना में बीआरएस 37 पर आगे चल रही है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पल पल की अपडेट के न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। 4 राज्यों में लगातार कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियां, इसमें खासतौर पर अगर कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र करें तो कांटे की टक्कर यहां पर रही। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ चुनाव राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। ऐसा हनुमंत राव जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही आलोक भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। दिल्ली का प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी कार्यालय में जो है कार्यकर्ता को जुटने का जो शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की भी जो बातें हैं, चर्चा है, वो सामने आ चुकी है। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आकर जो है देश के नाम संबोधन करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। विशेष तौर पर मैं बता दूं, जिस तरीके के रुझान है उसको देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि बीजेपी जो है तीनों राज्यों में बम्पर जीत हासिल करने जा रही है। और ऐसा अनुमान बीजेपी की तरफ से तो पहले से ही लगाया जा रहा था। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो उसमें थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को काफी उम्मीद थी। और मैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़ा हूँ। लगातार लोगों ठीक है प्रवेश, वापस से आपका रुख करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव के रुझानों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आया है। तो लगातार सोशल मीडिया में हलचल तेज है। सनातन का श्राप ले डूबा, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्वीट के जरिए इस बात का जिक्र। तो बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। तरह तरह के जो कमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह ट्वीट सामने आया, सनातन का श्राप ले डूबा। तो चुनाव के रुझानों को देखते हुए ये वक्तव्य। तो सनातन को कोसने वाले नेताओं को हार का जिम्मेदार बताया है। जिस तरीके से जो बीजेपी है लगातार सनातन, आस्था, धर्म और हिंदुवाद के आधार पर वोट की अपील करती रही। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो यहाँ पर रैली और जनसभा को संबोधित किया और लगातार अपनी योजनाओं का जिक्र और वोट बैंक की अपील करते हुए नजर आए। तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 2018 की जो कमी या खामी कहा जाए, उस आधार से कुछ सीख ली गई और उसी आधार पर चला गया प्रचार प्रसार। तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, किस तरीके का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है बीजेपी मुख्यालय में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी मुख्यालय में पूरे जश्न की तैयारी हो चुकी है, सामान आ चुके हैं। मैं बता दूं, खाने के लिए पंडाल लगाया जा रहा है ताकि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे उनको लड्डू, मिठाई, खाना, सारी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा तो उसके लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग किया जा रहा है, किसको रास्ते से आने दिया जाना है। साफ तौर पर कहूँ तो बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और बीजेपी इन रुझानों को लेकर काफी खुश नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक कार्यकर्ता एक शंख बजाकर भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में एक खुशी का माहौल और पूरे जश्न का बिल्कुल माहौल प्रवेश, चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी आप कैमरा पर्सन से कहिए कि वो तस्वीरें भी साझा करें। किस तरीके का माहौल जश्न का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आने के लिए जो है साफ तौर पर ये बैरिकेडिंग का सामान देखिए। और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो मीडिया का शुरुआत हुई है, मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और विशेष तौर पर मैं बता दूं, ये प्रधानमंत्री मोदी का वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने कैंपेन करना है या बात करें एक धन्यवाद देना है। इस वजह से यहाँ पर ज्यादा लोगों को आने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र है वो पर्टिकुलर इसके ठीक पीछे बनाया गया है, वहां पर टेंट लगा दिए गए हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, लड्डू, मिठाई, खाना सबकी तैयारियां बीजेपी की तरफ से हेडक्वार्टर में हो चुकी है। बिल्कुल, तैयारियां चरम पर, जश्न का माहौल और साथ ही पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। हनुमंत जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहा जाए एक बार फिर से मोदी मैजिक काम करता हुआ नजर आया? देखिए, मोदी मैजिक और मोदी मैजिक से कहीं ज्यादा जो अभी आलोक भदौरिया साहब ने कहा कि एक तो बीजेपी रणनीति बनाने में माहिर है, उसको ये मालूम है कि कहाँ किस राज्य के लिए क्या रणनीति हो। और दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट, रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट। देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति रही वो जो कर्नाटका में उनको जिस रणनीति से सफलता मिली वही उन्होंने तेलंगाना में जो है उसी को दोहराया और उसी को उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोहराया, यानी गारंटीज की रणनीति। लेकिन देखिए, जो दक्षिण के राज्य हैं बिल्कुल वहां की राजनीतिक तासीर और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसकी राजनीतिक तासीर में काफी अंतर है। दक्षिण भारत में आमतौर पे राजनीति और धर्म को मिक्स नहीं किया जाता है।
वहां गवर्नेंस पे ज्यादा जोर है। लेकिन उत्तर भारत में जैसा राघवेंद्र जी ने भी कहा कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक ठीक ठाक प्रभाव है और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक तगड़ा वोट बैंक है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने कही कि जब हिंदुत्व पॉलिटिक्स की बात होती है तो आप अगर अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं तो वो भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो फोटोकॉपी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसको ये तय करना है कि उन राज्यों में जहां राजनीति और धर्म का कॉकटेल बन चुका है, बिल्कुल, वहां पर वो ऐसी कौन सी रणनीति लेकर के आए जिससे कि आम वोटरों के बीच में, आम लोगों के बीच में उसकी स्वीकार्यता बढ़े। तो कम से कम इन मामले में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, वो बुरी तरीके से विफल हुए। बिल्कुल। अब आइए माफ करिएगा, अब आइए दूसरी तरफ कि अगर वो विफल हुए तो अब क्या किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने जिस एनडीए गठबंधन का एक रणनीति बनाई, उसको भी कांग्रेस ने जो है इन राज्यों में लागू नहीं किया। अगर कांग्रेस एक प्रयोग के रूप में जो एनडीए गठबंधन की टेस्टिंग है वो अगर इन राज्यों में अगर कांग्रेस करती, जो उसके जातिगत जनगणना का प्लैंक है या जो और तमाम सारे दलों के साथ में एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करने का जो एक उसकी रणनीति है, अगर उसका वो प्रयोग करती इन राज्यों में और उसके बाद उसको नतीजे जिस प्रकार के मिलते, तो उसके लिए कम से कम लोकसभा चुनाव में भी एक उसका रोड मैप तैयार हो जाता। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस दोनों रणनीतियों में फेल हुई। एक तो उस राज्यों की रणनीति को कांग्रेस ने लागू किया जिस राज्य की तासीर बिल्कुल अलग थी, और दूसरा जब वो एक एनडीए जैसा गठबंधन बना रही है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या जो भी स्थानीय दल थे यहाँ पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, अगर उनको भी साथ लेकर के कांग्रेस चली होती तो हो सकता है कि शायद कांग्रेस को इतनी बुरी हार न मिलती या टक्कर और रोचक होती, या हो सकता है कि कांग्रेस एक आध गढ़ अपना बचाने में कामयाब। बिल्कुल। अभी ये कहा जाए कि आम जनता के या वोटर्स के माइंडसेट को समझने में थोड़ा सा भी चूक होती हुई कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है, और इसी का नतीजा है, इसी का खामियाजा कहा जाए कि इस तरीके से ये रुझान बता रहे हैं और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक मजबूती को ये दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, आप राजनीतिक नजरिए से इसे किस लिहाज से देख पा रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस को रणनीति बनाने को लेकर अगर कहा जाए तो अभी और सोचने की और सीखने की जरूरत है? नहीं, शुरू में हेमंत राव साहब ने जो बात कही थी, एक तो ये निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस में जो अंतरकलह है, वो अंतरकलह खासतौर से जो सीनियर हमारे कांग्रेस के लीडर है, इनमें जो आपस में तालमेल नहीं बन पाता है। चाहे वो राजस्थान में देखे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में आपस में बनी रही, लाल डायरी भी उसे साबित हुई। भाई बीच से अशोक गहलोत के बीच से ही जाकर के लाल डायरी उनके ही नेता ने बीच में रखा। इसके अलावा भी जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम था, वो जो लास्ट में आक्रामक हुआ, भाजपा के लिए भी एक सबक था ये। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जो अन्य राज्यों में भी है, जैसे तेलंगाना में भी 83% से ज्यादा आबादी वहां पर हिंदुत्व की है, तो इसके बाद 12.5% करीब जो है उसने वोट है। 3.2 ईसाई और सिख हैं। कहने का तात्पर्य जो जातीय समीकरण बना करके भारतीय जनता पार्टी आक्रामक बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को अपने आक्रामक बनाती है। अब जैसे वहां कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आपको जो अप्रत्याशित दिख रहा है, टीएस देव लगातार नाराज चल रहे थे, लगातार ये चल रहा था कि भाई टीएस आपको जो है वो, लेकिन ओबीसी की पॉलिटिक्स जो थी नीतीश कुमार के साथ मिले के साथ जिस तरीके से जाति की जनगणना को लेकर के एक तमाम जो चुनाव के बीच में एक घेरने का काम, चक्रव्यूह रचने का काम जो किया गया, मैं समझता हूँ वो प्लान बिल्कुल फेल हो गया। आज निश्चित तौर पर भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राष्ट्र प्रेम या अपने हिंदुत्व या संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म या अपने जो भी 33 कोटि हजार देवी देवता है, उन सब चीजों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनना चाहता।
लेकिन बिल्कुल। इन तमाम चीजों और तमाम तीखे टिप्पणी तीखे बयानबाजी हुई केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आपने जो देखा हो, बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया, नाराजगी शांत करने के लिए कई केंद्रीय सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया और बिल्कुल। चुनाव मैदान में उतार करके आम जनमानस को यह संदेश दिया कि यह ठीक है कि कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का ये दौर है, लेकिन ये भी दौर है कि आप अगर केंद्र में सांसद हैं तो विधायक भी आप बन सकते हैं। आपका काम केवल सत्ता में बन करके, केवल सत्ता में जनसेवक, सेवा नीति और जननीति के साथ साथ जनसेवक बनकर के आपको जाना पड़ेगा। और जो बात हमारे आलोक भदौरिया साहब भी कह रहे थे कि छात्रों को, लेकिन अब मजबूरी ये है कि इस बहुसंख्यक समाज को तो लगातार लोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज जो प्लानिंग बन रही है और जो इंडिया गठबंधन बन रहा था उसमें अखिलेश जी और जिस तरीके से हमारे कमलनाथ जी के बीच में तकरार हुई और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वहां पर ये ठीक था कि ममता बनर्जी ने कहा खेलाबा, तो खेलाबा की जगह यहाँ पर भी वही रणनीति, आक्रामक रणनीति छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपनाया। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक को तुरंत वो बिरसा के पास गए, वो नस्ली और आदिवासी तमाम लोगों के वोटों को साधते हुए। बिल्कुल, ये बात सही है कि कांग्रेस ने टीएफ को कम करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल को रोका और उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए बिल्कुल पूरी कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। अभी जो अपडेट सामने आ रहा है, आलोक जो भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, वसुंधरा राजे को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, इस जीत की वजह क्या मानते हैं? वसुंधरा राजे तो जीत तय थी उनकी। वो आप उनके अपनी सीट की बात कर रही हैं क्या? बिल्कुल। अरे तो वो अपनी सीट में कैसे हार सकती हैं भाई? वो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये ठीक है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया है, तो लेकिन इससे ये नहीं होता है कि वो उनका प्रभाव खत्म हो गया। राजस्थान में भी उनका प्रभाव है और ये कि मजबूत सशक्त उम्मीदवार होंगी। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो ये दो शक्तिशाली जो धुरी है भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल, ये अपने साथ में आप जहां से निकालती हैं उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बाकी कहीं भी ये दमदार मजबूत राज्य नेतृत्व नहीं चाहते हैं। आप गुजरात को देख लीजिए, गुजरात में उन्होंने सारे बदल डाले थे, उन्होंने यहाँ भी प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वो केंद्र के लोगों को वापस भेज दिया कि भाई केंद्रीय स्तर पर राजनीति बहुत कर ली, अब जरा अपने को साबित करो कि तुम बड़े नेता हो। उसमें दो तरीके से किए, क्योंकि ये सब अपने बच्चों के टिकट मांगने के लिए चल पड़े थे। कैलाश विजयवर्गीय अपने 3 नंबर सीट से मांग रहे थे, उधर नरेंद्र सिंह तोमर अपने मांग रहे थे टिकट बच्चे के लिए। तो इन्होंने एक तो ये बच्चों का मैसेज ये सारा खत्म कर दिया कि अब ये नहीं चलेगा। पहली बात ये है कि आप अगर अपने नेतृत्व है, इन्होंने 2 रणनीति मेरे को समझ में आती है। पहली समझ में आ रही है, उन्होंने कुछ नेताओं को उतार कर ये कर लिया कि अब उन्होंने टेस्ट किया, जैसे एक लिटमस टेस्ट होता है ना, कि ये जो कद्दावर हमने जिनको बना रखा है, जो ये मंत्री जो लाल नीली बत्ती वाले जो बने हुए हैं, ये कितने असरकारक है, क्या ये कितनी सीटें जिता सकते हैं, जिता भी सकते हैं या नहीं जिता सकते हैं। तो इन्होंने इन सबकी एक टेस्टिंग कर डाली। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला 2024 के लिए इन्होंने साबित कर दी है। 300 सीटों में से छोड़ दी है जो उनके अपने हैं, बाकी तमाम को वो टेस्ट कर लिया कि ये वास्तव में काम करेंगे नहीं करेंगे, इनको 2024 में टिकट दिया भी जाना है या नहीं दिया जाना। बिल्कुल। दूसरी बात, जहां तक आप, मैं थोड़ा सा एक और आगे ले चलता हूँ, आपका सवाल नहीं आया हालांकि उस पर, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मैं रणनीति की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल जो बजट आया 2023-24 का जो एक बजट आया था, तो उसमें ट्राइबल ग्रुप के लिए एक मिशन बनाया था। उस मिशन के लिए 2400 करोड़ रुपए इन्होंने मार्क किए थे, आवंटित किए थे। उस समय वो बजट में आया था, थोड़ी सी खबर बनी और बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। ना उससे कांग्रेस ने सीखा, ना उससे किसी भी पार्टी ने सीखा। मतलब मैं विपक्ष के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सीखा होता तो वहां पे उनको काम करना चाहिए। अगर हम लोग आंकड़ों के अगर लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे करीब 47 सीटें तो इन्हीं की, बिल्कुल, और एसटी सीटें छत्तीसगढ़ में 29 है और राजस्थान में 25 है।
ये हम केवल मुख्य तौर पर बात करें हिंदी भाषी बेल्ट की, जहाँ पे बुरी तरह कांग्रेस आ रही है, तेलंगाना की बात नहीं कर रहा मैं। तो आपने तो वहां पे काम किया नहीं। अच्छा, एक बात है कि जब जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को जब मोदी साहब हमारे वहां पहुंच गए थे, झारखंड पहुंच गए थे, और बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर जब उन्होंने रैली कर ली, उसको नमन कर लिया, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी किसी को याद आई? नहीं याद आई। क्या इन्होंने कोई होमवर्क बनाया? नहीं बनाया। क्या इन्होंने कोई कुछ भी किया? कोई किताब पढ़ी? कोई अपने दिन बिल्कुल, निकाले? इसको लेकर तो सवाल हमेशा से खड़े किए जाते रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति को लेकर, सोच को लेकर, बेसिक मुद्दों के आधार पर, बेसिक चीजों को केवल सोच नहीं, बिल्कुल इसके एक चीज और मैं अपनी बात उसके बाद कंप्लीट करता हूँ। जी। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दों को आगे ले जाती है, उस तरीके से ये अपने मुद्दों को नहीं भुना पाए। बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ में वो महादेव ऐप को भुना लिया गया, लेकिन एक मंत्री के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ पैसों को लेकर, उसको ये लोग नहीं भुना पाए। तो ये एक कमियां है, बड़े पैमाने पे है। और बाय डिफॉल्ट आप नेता बने रहेंगे, बाय डिफॉल्ट आप सत्ता में आ जाएंगे, ये खत्म हो गया। क्योंकि अब देखिए, आपका जिस नेतृत्व के साथ में मुकाबला है, पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वहां पर हमारे अमित शाह पहुंच गए और वो वहां पर उन्होंने वो ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा कार्ड खेल डाला। सीएए तो होगा, लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनसे कोई ये भी पूछ ले कि भाई आपने ये 3 साल से उसके लिए वो कानून क्यों नहीं बनाया, नियम क्यों नहीं बनाए, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन वो भावनात्मक मुद्दों को उद्वेलित करना जानते हैं, उसको भुनाना जानते हैं। और ये महारत अभी और किसी पार्टी में नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, अभी ये कमी है, और मुझे लगता है इस कमी को सुधारने का मौका भी है कांग्रेस के पास। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इससे ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक तरीके से लोकसभा में क्या कुछ रिजल्ट अब सामने आने वाला है। और अगर राजस्थान का जिक्र करें तो यहाँ पर एक तरीके से काट करने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुत्ववाद का कार्ड चला, या ये कहा जाए आस्था के लिहाज से प्रचार प्रसार में तेजी देखी गई। एक बार प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, बीजेपी मुख्यालय का, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ यहां पर सुगबुगाहट देखने को मिल रही है प्रवेश? क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, उसके जो एक सेमीफाइनल था, वो ये एक सेमीफाइनल का जो रुझान है वो साफ तौर पर बता रहा है कि वो बीजेपी के पाले में है। और मैं बता दूं आपको कि इस रुझान को लेकर मैं बता दूं कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट होकर जो है एक जश्न का माहौल जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बैंड बाजा आ चुका है और मैं बता दूं शंख बज रहे हैं। इसके अलावा कई पोशाक पहनकर जो विशेष तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नृत्य करते दिखाई देंगे। थोड़ी देर में मैं आपको ये सारी चीजें, तस्वीरें जो है साझा करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इशारा रुझानों को थोड़ा सा और ऊपर हो जाने दीजिए, जिसके बाद बीजेपी पूरा ये कार्यक्रम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आपको करते हुए जरूर दिखाई देंगे। और जश्न का माहौल, बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें, केंद्रीय कार्यालय की बात करें, तो यह बनना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, जश्न का माहौल, तैयारियां चरम पर, और इस खुशी को मनाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बढ़ चढ़कर कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। और पूरी तरीके से बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है, तैयारियां चरम पर है। पल पल की अपडेट के न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसा हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे जिस तरीके से ये रुझान और ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और बहुमत की ओर अग्रसर है बीजेपी, और पूर्ण बहुमत मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए, ऐसा हनुमंत राव जी। साथ ही हमारे साथ लगातार आलोक भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विस्तार से चर्चा करते हैं तमाम ऐसे मुद्दे। अगर सचिन पायलट का यहाँ पर जिक्र किया जाए, हालांकि राजस्थान की जनता का जो मूड नजर आया, या जिस तरीके से जो बातचीत के दौरान जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, तो ये काफी डिवाइडेशन यहां पर नजर आया था। लेकिन ये अब कहा जा सकता है कि जो रुझान, जो आम जनता का एक सोच, जो एक रुझान था, वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये आंकड़े, यानी कि जनता का समर्थन बीजेपी को
इस तरीके से ये रुझान इस बात को बता रहे हैं। आलोक भदौरिया जी, आपका रुख करेंगे। अगर 2018 का जिक्र करें तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ, यानी कि नामों का ऐलान नहीं किया गया। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। उसका बड़ा असर भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से जादू चलता हुआ नजर आया और ऐन वक्त पर। आलोक जी, सुन पा रहे हैं आलोक जी? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज़ आलोक जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ प्रवेश शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपका रुख करेंगे। जो सवाल मैंने आलोक जी से किया, अगर इस आधार पर बात की जाए तो लगता है कांग्रेस को अभी भी एक ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है और काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी के कोई काट या ये कहे कोई ऐसा नेता ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है जो प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा दरकिनार करने में उनको सहायक हो, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरा चुनाव सीधा सीधा तौर पर मैं कहूँ ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, उनके चेहरे पर लड़ा गया। और सीधे तौर पर हम जो रुझान देख रहे हैं या बात करें जिस तरीके के रुझानों का रिजल्ट आ रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं आप ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जो है जनता को अभी पसंद है, जनता उनको प्यार कर रही है। और सीधे तौर पर मैं कहूँ जनता जनार्दन है। जिस तरीके का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आ रहा है उससे साफ तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से अभी जो है जनता का लगाव अभी समाप्त नहीं हो रहा है। और ये सेमीफाइनल है अभी लोकसभा 2024 में जो चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी का सेमीफाइनल लगभग तय माना जा रहा है कि वो जीत चुके हैं। लेकिन इससे साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि अब जब आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रवेश, आपका वापस से रुख करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, 4 प्रदेश किसे जनादेश मिलेगा। पल पल के अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, वसुंधरा राजे ने चुनाव जीता है, यानी कि जीत हासिल की है और उम्मीद भी ऐसी ही जताई जा रही थी। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे फिलहाल कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि गहलोत पर ये 5 मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए ये भारी पड़ते हुए नजर आए? तो वसुंधरा राजे को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा जिसको जनता पसंद भी कर रही थी और लगातार जो जनता की प्रतिक्रिया, जो मंशा निकलकर सामने आई थी, वो भी एक झुकाव इस चेहरे की तरफ, इस नाम की तरफ, और जीत हासिल हुई मिलती नजर आ रही है। अगर रुझानों का जिक्र करें, बीजेपी को पूर्ण बहुमत, तो पल पल की अपडेट आप तक के न्यूज पहुंचाता रहेगा। 4 प्रदेशों में किस तरीके से किसको जनादेश मिलता है, क्योंकि बीजेपी आगे चल रही है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा के न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लगातार के न्यूज पर आप देख रहे हैं महा कवरेज 4 प्रदेश किसे जनादेश। आपको बता दें कि फिलहाल 3 राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में पाटन से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे चल रही।
बीजेपी की बात करें तो बीजेपी, आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। रुझानों में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में रुझानों के अनुसार बीजेपी की प्रचंड जीत। बीजेपी 162 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी की राजस्थान में भी भारी जीत देखने को मिल रही। कांग्रेस को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 53 सीटों पर आगे छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार नावेद को हमारे साथ जुड़ चुके। नावेद जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर हम बात करें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, तो यहाँ पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है रुझानों के अनुसार, और ये रुझान जल्द ही नतीजों में भी परिवर्तित होंगे। क्या लगता है, अब कहीं ना कहीं स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज नावेद जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का जो 9 साल से विजय देश की रफ्तार बहुत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूती से ये 3 राज्य जीतने के संकेत दे रही है, ये भाजपा को एक बड़ी ऊर्जा देगी लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस की जो मजबूती की हम लोग लगातार बात करते रहे, इससे पहले 2 राज्य उसने जीती और उम्मीद की गई कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। तो इस नतीजों से, इस रुझानों से साबित होता है कि अभी कांग्रेस भाजपा के बहुत पीछे है, और अगर उसने एक राज्य में सफलता हासिल कर ली है, या संकेत अभी तक रुझानों के हिसाब से तेलंगाना में, तो उससे ये साबित हो रहा है कि भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस अभी तैयार नहीं। कांग्रेस की इतनी एनर्जी जरूर हो गई है, वो किसी क्षेत्रीय दल को हरा सकती है, क्योंकि उसने एक क्षेत्रीय दल को हराया है वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में कोई अस्तित्व नहीं रहा है इससे पहले भी। वो बात अलग है, कुछ इंप्रूव करती नजर आ रही है, लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ी है, वो पहले की अपेक्षा उसके अंदर एक ताकत बढ़ी है, तो उसने इतना जरूर साबित कर दिया कि एक क्षेत्रीय दल को हम हरा सकते हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है, और लोकसभा चुनाव में उसकी जो एक सफलता का एक रास्ता खुलता है। कांग्रेस का जो सब गठबंधन है, जो ये इंडिया गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी, और एक मतभेद भी पैदा और हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जीतने की बात कांग्रेस कर रही थी, उसको लगता था कि हम यहाँ जीत जाएंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बीच जो उसकी खटपट हुई, और सपा ने खूब सारे प्रत्याशियों को वहां से लड़ाया, तो कांग्रेस एमपी में जो अपनी हार है उसका ठीकरा समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर फोड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी मतभेद होंगे, और ये निराशाजनक स्थिति जो है वो और भी गहरी हो सकती है। नवीद जी, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से भी कनेक्टेड है, और अगर हम आगे देखें, लोकसभा चुनाव की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो ये गठबंधन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये बात बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह चुके हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें थी, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, और चाहे वो अपने विचारों का मतभेद हो, तमाम चीजें देखने को मिली। और मध्य प्रदेश में तो साफ तौर पर हमने देखा कमलनाथ और अखिलेश यादव का एक दूसरे पर जो वार पलटवार चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में लगातार रहा, और अब कहीं ना कहीं गठबंधन भी टूट सकता है, अलग थलग हो सकता है, और रास्ता बीजेपी के लिए मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर नजर आ रहा है लोकसभा के, अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो समर्थक लोग थे, जो उसके घटक दल थे, उसके नेता और तमाम उसके समर्थक इस उम्मीद रखे हुए थे कि 3 तारीख के बाद नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, और अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे तो सारे जो तमाम
घटक दल हैं जिसके बीच मतभेद हुए, वो सारे मतभेद दूर करके एकजुट होकर भाजपा से लड़ने की स्थिति बन सकेगी। लेकिन अभी तक के संकेतों में 3 राज्यों का हारना कांग्रेस का, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूटेगी और कहीं ना कहीं घटक दलों के बीच में भी जो एक यूनिटी पैदा करने की जो एक कोशिश करने की एक रणनीति थी कि 3 के बाद एक नई ऊर्जा है, सबको जोड़ देगी एक सूत्र से, वो अब और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद होगी। क्योंकि ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं जहां संकेतों के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे ये उम्मीद, यूपी में अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी का भी उभरना इसलिए भी संभव है क्योंकि मध्य प्रदेश का माहौल यूपी के माहौल से कुछ अलग नहीं होता है। हिंदी पट्टी के अगल बगल के राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से ये कहा जा सकता था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस निराशा के बाद में सपा और कांग्रेस का एक होके लड़ना मैं समझता हूं कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कांग्रेस की इस निराशाजनक स्थिति को देख के, उसकी इस हार को देखकर जो घटक दल है वो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे का एक रास्ता तय करेंगे, जिस बात के अखिलेश यादव ने संकेत दिए कुछ दिन पहले। वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ और जिस तरीके से साउथ के राज्यों के साथ में उन्होंने रिश्ता बनाया है और इस बात के संकेत दिए थे, तो हो सकता है कि कुछ घटक दल ये कहने लगे या इस बात को जाहिर करें कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने हमें दबाया, हमारा एमपी में अपमान किया। ये सारी बातें अभी उभर सकती हैं, अभी नतीजे फाइनल आने दीजिए। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के बीच में कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ सकती है और भाजपा के इसका फायदा उठाएगी। कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थी और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना, अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जनता का प्रोस्पेक्टिव माइंडसेट सब अलग हो गया। लेकिन मुझे लगता है हम आज फिर वहीं पर आकर खड़े हो गए। राम मंदिर का मुद्दा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मंच से उठाया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, राम मुद्दा छाया रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एज यहाँ पर गए थे गेस्ट के तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जाकर राम मुद्दे की बात करी, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ये नजरिया नहीं बदला अभी भी। कहीं ना कहीं इस बात को भी साबित करते हैं कि विपक्षी दलों का जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको धार देने की कोशिश की जा रही थी, जाति जनगणना आरक्षण, जी मामले भी कहीं होते नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से जाति जनगणना जैसा मुद्दा विपक्षी दलों का था, कांग्रेस इसको लीड कर रही थी, उसके बाद भी राजस्थान में जहां पिछड़ी जाति की बहुत बड़ी संख्या है और उसका कार्ड भी खेला गया था, लेकिन वो नहीं चला। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मैजिक चला है, विकास का मैजिक चला है, राष्ट्रवाद का मैजिक चला है और प्रधानमंत्री का चेहरा चला है। तो ये एक बड़ी निराशा विपक्षी दलों की और इंडिया गठबंधन की ये भी होगी कि वो कहीं ना कहीं उनका जो ट्रम्प कार्ड था, जिससे उनको उम्मीद थी कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और तमाम छत्तीसगढ़ में भी जाति का कार्ड चलेगा, वो नहीं चल पाया। ये एक बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये मुद्दा फेल होने का इशारा करता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब इनको अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल आपने सही की कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राममय माहौल करेगी। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एजेंडा भी चलेगा, भाजपा अपनी उपलब्धियां भी बताएगी और जीत की भी उपलब्धियां बताएगी। आपने जो बात कही, 2 राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो था, अति आत्मविश्वास जो था, वो घातक रहा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये 5 राज्यों के चुनाव के लिए इतनी ज्यादा शिद्दत से इन्वॉल्व हो गई थी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में, जो विस्फोटक स्थितियां पैदा हो रही थी, टकराव हो रहा था, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, तो डैमेज कंट्रोल के लिए भी हाईकमान कांग्रेस का नहीं आया। और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे बड़ा दल जो उत्तर प्रदेश का है, उससे कांग्रेस की जो एक टकराव पैदा हुआ, उससे एक नई चीज निकल के ये आएगी कि कांग्रेस ये कहने की कोशिश करेगी कि एमपी में भी तो हमें सपा ने हरा दिया, क्योंकि सपा हमारे विचार धारा के वोट बैंक में सेल लगा गई और हम हार गए। समाजवादी पार्टी ये साबित करना चाहेगी कि
कि साहब हमें नजरअंदाज किया, मेरा अपमान किया, और कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेके चले तभी इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस उनका अपमान कर रही थी, उनको उनकी वैल्यू नहीं समझ रही थी, उनको एक सीट भी देने को राजी नहीं थी, उसका ये अंजाम हुआ। और ये कहकर एक तीसरे मोर्चे का भी एक तैयार हो सकता है। बिल्कुल नवेश जी, देखिए एक यहाँ पर सवाल ये भी है, अगर मैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति राजनीति पर बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय का जो एक कहते हैं गुट है, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत का जो गुट था, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो गुटबाजी चल रही थी, मध्य प्रदेश की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला साफ तौर पर कि ये जो गुटबाजी है ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई। समाजवादी पार्टी का जैसे कि आपने कहा कि ठीकरा फोड़ सकते हैं, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी लेकिन कई चीजें निकलकर सामने आई। अभी तक चल रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नरोत्तम मिश्रा को लेकर काफी हाइप उनके नाम को भी दिया जा रहा था, बट यही एक क्वालिटी बीजेपी में है कि यहाँ की गुटबाजी सामने आती है और बीजेपी अपनी जितनी भी चीजें उनको हाइड कर ले जाती है। देखिए, जनता का विश्वास बड़ी चीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पार्टी, किसी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी भी होती है, तब भी जनता का अगर विश्वास है तो वो जीत जाती है। यहाँ पर देखिए दो फैक्टर है। एमपी की अगर बात करें, एमपी की एक तो बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, लगातार 20 साल की सरकार, एक ही चेहरा, बदलाव का माहौल हो सकता था, कुछ कमियां भी होंगी। और एक तो ये बात हो गई, एक वीक पॉइंट था भाजपा का। दूसरा वीक पॉइंट ये था कि जो जमा जमाया नेतृत्व है प्रदेश का, शिवराज, ये एक बड़ा चेहरा है, बड़े जनाधार वाले नेता है, राष्ट्रीय पटल पे इनका नाम चल चुका है। एक समय तो ये था कि प्रधानमंत्री के लिए इनका नाम चलने की उम्मीद थी लोगों को। तो शिवराज जी जैसे बड़े नेता, उसके बाद भी बीजेपी के हाईकमान ने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, तो उसका नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि वो राज्य के बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो उससे एक तो ये बात साबित हो गई कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उसकी प्राण है, मोदी का चेहरा जो है वो प्राण है भारतीय जनता पार्टी के। यानी अगर वहां ऊपर से ये फैसला किया गया, जमा जमाया चेहरा भी डाउन कर दिया गया, उसका चेहरा पेश नहीं किया गया शिवराज जी का, उसके बाद भी भाजपा को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अपर मोदी का चेहरा है। अच्छा, एक चीज मैं बात उत्तर प्रदेश के परिवेश से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भाजपा जीतती नजर आ रही है, और प्रचंड बहुमत से अगर ये जीतती है तो एक चीज साबित हो जाएगी कि राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा नहीं सामने किया, मुख्यमंत्री के तौर पे तो कतई भाजपा ने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में इतने जमे जमाए, उतने हिट साबित हो चुके अपने मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री कराने की बात नहीं की। उसके बाद भी अगर ये जीत जाते हैं तो भाजपा का एक संदेश होगा पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, कि आप अपने राज्य में जितना बड़ा चेहरा हो, लेकिन आप के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व है, आपके ऊपर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि राज्य के चुनाव में एक स्टेट का चेहरा पेश करना पड़ता है। लेकिन भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि राज्य के चेहरे से कहीं गुना बढ़ के मोदी का चेहरा है, और वो अगर हाईकमान चाहे तो किसी भी राज्य के स्थापित नेता को भी साइडलाइन करके जीत सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बहुत ही स्थापित चेहरे थे, और उनका चेहरा प्रोजेक्ट ना करने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व का ये चुनाव जीतता हुआ है। जबकि ये बात सही है कि शिवराज जी की योजनाएं थी, लाडली बहना थी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। और देखिए नवेश जी, वसुंधरा राजे को लाना पड़ा उन्हें, एंड मूवमेंट पे हमने देखा वो वसुंधरा राजे को लेकर आए, और उसका फायदा हुआ बीजेपी को। बीजेपी इस बात से डिनाई नहीं कर सकती, बिल्कुल फायदा हुआ। लेकिन पूरे तरीके से देखिए, लास्ट में ये बात थी कि उनके कैंडिडेट्स को टिकट भी दिए गए, उनको थोड़ा स्थान दिया गया। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, सही मायने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए था, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का। ये चेहरे नहीं पेश किए गए, उसके बाद प्रचंड बहुमत से जीत होने का मतलब यह है कि पूरी कमांड जो है वो भाजपा की, उनका केंद्रीय नेतृत्व है, और कोई भी स्थायी चेहरा जो है वो कोई बहुत बड़ा उसका चार्ज नहीं है। सबसे बड़ा चार्ज नरेंद्र मोदी का है,
और आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों के जो प्रदेश के नेतृत्व है, उनको ये लगने लगेगा कि भैया हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व हम सिर्फ एक कार्यकर्ता के तरीके से, मेन अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। क्योंकि राज्य के चुनाव में भी स्थापित चेहरों को पीछे करके भी इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेने से भाजपा ने ये साबित कर दिया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का नेतृत्व, ये सारी चीजें जो हैं वो चुटकियों बजाते ही वो जीत हासिल कर लेते हैं। वहां पर जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, कांग्रेस ने मेहनत भी की, राजस्थान में भी बहुत ही स्थापित मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता रहे हैं, और इन्होंने अपने पद के लिए गहलोत ने हाईकमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो है वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने जो है वो एक तरह से अपने हाईकमान को नजरअंदाज करके वो दिल्ली बुलाया गया तो वो नहीं गए। कहा यह जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री पद इतना प्यारा है, और वो लगातार प्रदेश में काम करते रहे, उन्होंने जनहित की योजनाएं भी दी, सक्रिय रहे, उसके बाद भी वो बुरी तरह से हार रहे हैं। वसुंधरा जी को थोड़ा बहुत जरूर पुशअप किया गया लास्ट में, लेकिन उनका चेहरा कोई भी प्रदेश में उन्होंने कोई चेहरा ही नहीं पेश किया। नया एक्सपेरिमेंट भी उनका बहुत सफल रहा कि आप केंद्र के कई सांसदों को आपने चुनाव लड़ा दिया, लोग कह रहे थे ये कौन सी बात है, लेकिन भाजपा का यही तो जादू है कि वो जो भी करती है कुछ नया करती है और उसमें सफलता हासिल करती है। और मुझे लगता है कि ये सफलता जो है लोकसभा चुनाव में, जो हम लोग 6 महीने पहले कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव भाजपा के पक्ष में एक तरफा हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप तैयार हुआ, सारे विपक्षी दल एक हुए, तो ये लगने लगा था कि भाजपा से कम नेट टू नेट कोई लड़ाई हो सकती है। लेकिन इन नतीजों के बाद जहां पर हिंदी पट्टी के बड़े बड़े राज्य जो हैं, 3 राज्य भाजपा जीत सकती है, ऐसी उम्मीद अभी तक के नतीजों से, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे साबित हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लड़खड़ा जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उसका टूटेगा और कहीं ना कहीं बिखराव बढ़ेगा। नवीन जी देखिए, नतीजे तो जो भी आ रहे हैं उनका तो असर डेफिनेटली पड़ेगा ही, लेकिन शुरुआती में भी ये कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उन पर हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ चंद्र कुमार श्रीवास छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, संवाददाता है। चंद्र कुमार जी, क्या कुछ अपडेट है छत्तीसगढ़ में फिलहाल? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में अभी चारों विधानसभा का मतगणना जो है चालू है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, जो कोरबा के विधायक थे, जो छत्तीसगढ़ शासन के राज्य मंत्री थे, राजस्व मंत्री, उनको बीजेपी के लखनलाल देवांगन जो है उनको लगभग 12,000 मतों से पीछे छोड़कर अभी आगे बढ़ चुके हैं। और कटघोरा विधानसभा की बात करूं तो कटघोरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चल रहा है, बीजेपी वहीं पे लगभग 4 से 5,000 वोटों से आगे चल रही है। अगर पालीताना खार की बात करें तो वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों पीछे हैं। छत्तीसगढ़ गोवाना पार्टी जो है वो आगे चल रही है। अगर हम रामपुर विधानसभा की रामपुर विधानसभा की बात करें तो वहां का इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस के विधायक तो एक बार बीजेपी के विधायक, तो इसमें अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आगे में हैं। जी ठीक है, नवेद जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। नवेद जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर भी, तो छत्तीसगढ़ में देखिए जनता का बहुत मिला जुला असर देखने को रहा है, ना कांग्रेस को लेकर ना बीजेपी को लेकर जनता बहुत ज्यादा असमंजस में थी। हालांकि ठीक है नवेद जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले राहुल वैरागी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए। राहुल, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव में थे और काफी लंबे समय से पीछे भी चल रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट है? राहुल अनम्यूट कीजिएगा। ये मैं बताना चाहूंगा, कमल या कमलनाथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की बात में कमलनाथ को पछाड़ते हुए कमल ने जीत हासिल कर ली है। अगर रतलाम जिले की बात की जाए, रतलाम में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में से अभी 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें से 1 पर जीत हासिल कर ली है। रतलाम शहर की अगर बात की जाए, चैतन्य कश्यप ये 4थी बार जीत हासिल कर फिर
मैदान में आए हैं। अगर बात की जाए रतलाम शहर 61,110 वोटों से जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है रतलाम शहर, जहां पर चौथी बार भाजपा ने जीत हासिल करी। और बात की जाए जावरा शहर की, जावरा विधानसभा की, तो जावरा में अभी वर्तमान में 15 राउंड में 27,000 से भाजपा आगे चल रही है। और अगर सेलाना की अगर बात की जाए, सेलाना में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए निर्दलीय कमलेश डोडियार करीबन 9 से 10,000 वोटों से वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आलोट की अगर बात की जाए तो पिछली बार आलोट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी 35,000 से आगे चल रही है। और रतलाम ग्रामीण की अगर बात की जाए, रतलाम ग्रामीण भी पिछली बार भाजपा के खाते में गई थी। इस बार भी टिकट चेंज होने के बाद पूर्व जो विधायक थे मतलाल डामर, उनको फिर पुनः टिकट दिया। उनके खाते में अभी वर्तमान में 20,000 वोटों से रतलाम ग्रामीण में भी आगे बीजेपी चल रही है। जी ठीक है राहुल, वापस आएंगे आपके पास। समीर जी देखिए, छत्तीसगढ़ की मैं बात ठीक है, वापस आएंगे और बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तीनों राज्यों की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी।